हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम पीडीई का चैप्टर 9 कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ वेव हेट एंड लैप्लेस इक्वेशन, जिसमें मैं आपको वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं समझा चुकी हूँ, और उसकी बाउंड्री कंडीशंस कैसे निकालते हैं वो भी हम कर चुके हैं। उसके बेस पे हमने एक एग्जांपल किया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगे। अगर नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, बस इसमें थोड़े से वैल्यूज़ का फ़र्क है। वो क्या है मैं आपको बता दूँगी। तो उससे पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नई वीडियोस देखना चाहते हैं, आने वाली सभी वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, देखो वहाँ पे हमने देखा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में जो हमारे पास डायमेंशन थी वो सिर्फ एक ही थी। क्या था हमारे पास जो इक्वेशन थी, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर। मतलब वहाँ पे जो हमारी एक्सिस थी वो सिर्फ एक्स एक्सिस ही इंक्लूड थी, उसमें वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं थी। जो डायमेंशन थी वो सिर्फ एक ही थी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास टू डायमेंशन ऐड हो गए, दैट इज़ एक्स एंड वाई। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर। ये आर्टिकल आपके पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते थे वहाँ पर कि जो हमारा u का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x और t का फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास x एंड y दोनों है और t तो है ही, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो u का फंक्शन है वो x y और t का है। यहाँ पे जो x है उसके अंदर सभी x की ही टर्म्स कंटेन होगी, y के अंदर सभी y की ही टर्म्स कंटेन होगी, और t के अंदर सभी t की ही टर्म्स कंटेन होगी। यानी x सिर्फ x का ही फंक्शन है, y सिर्फ y का ही फंक्शन है, t सिर्फ t का ही फंक्शन है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। देखो कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए पहले कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकालेंगे हम। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वाई और टी तो हमारे एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, एक्स एज इट, एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स डैश वाई टी एज इट इज रहेंगे, दोबारा करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स डबल डैश वाई टी। तो जब हम इसका कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स डबल डैश वाई टी। ठीक है, इन द सेम वे जब हम कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स और टी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, तो क्या हमारे पास आएगा वाई डबल डैश एक्स टी। ठीक है, जब कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई टी डबल डैश। तो ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करके इन तीनों ही वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स डबल डैश वाई टी। ये क्या था, वाई डबल डैश एक्स टी। ये क्या था, टी डबल डैश एक्स वाई। तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब एक्स और वाई और टी हमें तीनों को क्या करना है, एक साथ रखना है कि एक्स के साथ एक्स हो, वाई के साथ वाई हो, टी के साथ टी हो। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई टी से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको एक्स वाई टी से डिवाइड करोगे, इसको इसको तो हमें क्या मिलेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक्स डबल डैश बाई एक्स आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स एक साथ हो गई। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, टी से टी कट हो जाएगा, वाई डबल डैश बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, 1/c स्क्वायर आज चीज रहेगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टी डबल डैश बाई टी आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई कि एक्स के अंदर एक्स एक्स और एक्स एक साथ हो गए, वाई वाई एक साथ हो गई, टी टी एक साथ हो गए। ठीक है, अब ये तीनों ही क्या है, तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों इक्वल हो जाए। मतलब ये 5 है, अगर ये 2 है तो 5 + 2 = 7 है। अगर ये, तो ये कब पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल है कि ये तीनों वैल्यूज़ ये इक्वल जब भी होंगी जब ये किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने क्या लेट कर लिया, हमने ये लेट कर लिया कि ये जो वैल्यू है वो तो -k² की इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो -l² की इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये वैल्यू 5 है और अगर ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 2। तो अगर इस वैल्यू को हम -k² लेट कर रहे हैं, इसको हम -l² लेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का k² + l²। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो, वहाँ भी हमने क्या किया था, हमने इसको के इक्वल लेट किया था, और हमने केसेस करे थे k > 0, k < 0 और k
एज इक्वल्स टू जीरो। के जब पी स्क्वायर था तब भी हमें कोई इक्वेशन नहीं मिली थी, के जब इक्वल्स टू जीरो था तब भी हमें कोई इक्वेशन नहीं मिली थी, बट जब के लेस देन जीरो था इट मीन्स माइनस पी स्क्वायर था ना, तभी हमें सॉल्यूशन मिला था। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट लेट कर लिया इसको माइनस के स्क्वायर और इसको माइनस एल स्क्वायर। इस ये क्या बन जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, माइनस कॉमन यानी कि के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स वाली टर्म का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करके आप इसको सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल है, माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉस ऑफ आयोटा बीटा एक्स प्लस साइन ऑफ आयोटा बीटा एक्स, ऐसे होगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमने C1 ले लिया, दूसरा कॉन्स्टेंट C2 ले लिया, बीटा का काम कौन करेगा, के। तो कॉस के एक्स, एक्स क्यों आया, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, C1 कॉस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स। क्लियर है। वाई वाली टर्म का करेंगे तो कॉन्स्टेंट C3 और C4 ले लिया, यहाँ पे भी जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा एल ही आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, C3 कॉस एल वाई, वाई क्यों, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो C3 कॉस एल वाई प्लस C4 साइन एल वाई। ठीक है, अब इसका कर रहे हैं तो देखिए, इसका जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास कॉन्स्टेंट C5 और C6 आ जाएंगे। टी का सॉल्यूशन निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस के जहाँ हम के और एल पुट कर रहे थे वहाँ हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, और साथ में ये सी स्क्वायर टी वहाँ चला जाएगा तो सी भी आ जाएगा। ओके, हम टी का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास सी स्क्वायर वहाँ चला जाएगा तो साथ में क्या आएगा सी, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा टी। ऐसी तरह से प्लस 6 साइन आयोटा बीटा एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। ये क्या आ गया, एक्स वाई टी का सोल्यूशन आ गया। हमने स्मॉल यू एक्स वाई टी को क्या लेट किया था कि वो किसके इक्वल है, एक्स वाई टी के इक्वल है। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखिए एक्स की वैल्यू पुट करी तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और ये टी की वैल्यू। ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये क्या है, सभी कॉन्स्टेंट्स है, कांस्टेंट है। तो जब मैं इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी इससे तो भी C1 C3 बनेगा, जब मैं C1 की इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो भी C4 बनेगा। तो इस मतलब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से ही हो रही है, तो सभी कांस्टेंट ही बनेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सभी कांस्टेंट को नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया, इनको ए नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा इसकी जब ये सारा जो कॉस साइन वाली टर्म्स है इसको हमने एक्सपोनेंशियल का नाम दे दिया। इसका मतलब क्या है कि सारी साइन और एक्स वाली टर्म है। प्लस माइनस आयोटा के साथ क्या आएगा, आयोटा किसको नाम दिया था हमने, मैंने कहा था ना आपको ये कॉस आयोटा एक्स होता है। आयोटा का यहाँ पे इसमें आयोटा का मतलब क्या है के एक्स, इसमें आयोटा का मतलब क्या है एल वाई, इसमें आयोटा का मतलब क्या है ये के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब है ना। तो हमने आयोटा को क्या नाम दे दिया, के एक्स प्लस आयोटा के अंदर क्या क्या टर्म्स है, आयोटा के अंदर के एक्स है, एल वाई है और ये है। इन्होंने इसको क्या लिखा होगा, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट सी टी लिखोगे ना आप यहाँ पे, इन्होंने इस टर्म को नाम ये बड़ा मतलब इतना बड़ा लिखने की बजाय इन्होंने इसको एम ग्राम दे दिया। कहने का मतलब क्या है, देखो जब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इन पूरी टर्म्स को एक साथ लिखने की बजाय इसमें क्या लिखा गया है, सभी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करो तो उसको तो लिख दिया इन्होंने ए, कॉस और साइन को सबको लिख दिया एक्सपोनेंशियल। प्लस माइनस मैंने कहा था ये आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। तो आयोटा क्या क्या है, के एक्स है, एल वाई है और ये टर्म है। तो के एक्स भी लिख दिया प्लस एल वाई भी लिख दिया, और इस टर्म को क्या लिख दिया, एम का नाम दे दिया, एम सी टी, वेयर एम इज इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या आ गया आपका सोल्यूशन। तो ये एज कम्पेरेटिव टू दिस वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये बहुत ही छोटा है और ईजी भी है अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंपॉर्टेंट भी है, आया व्यू है। तो प्लीज़ इस सॉल्यूशन को नोटबुक पे अपने खुद से करके देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इसमें बाउंड्री कंडीशन है ये आप खुद करेंगे, टॉपिक बिल्कुल इजी है अगर आपको वो समझ में आ गई है तो। वहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन थी सिर्फ एक्स के लिए थी, वाई के लिए नहीं थी, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वाई भी ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे वो हमने उसमें स्टेप परफॉर्म किए थे बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो यहाँ पे हमने स्टेप परफॉर्म करने हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, माइनस के स्क्वायर पुट किया हमने, माइनस एल स्क्वायर पुट किया, एक्स और वाई आ जाते हैं हमारे पास, वही सेम प्रोसीजर चलेगा। ये हमने देखा था ये ज़ीरो बनेगा या ये ज़ीरो बनेगा, अगर ये ज़ीरो होगा तो क्या होगा। तो वहाँ पे हमने लास्ट में क्या निकाली थी, रिजल्ट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकाली थी। यहाँ पे हम किसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ए एम एन और बी एम एन की वैल्यू निकालेंगे, फ़र्क यही है। तो इस आर्टिकल को खुद से करके देखना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना।
ये अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस वाला आर्टिकल समझ में आएगा तभी आप इसके एग्जाम्पल कर पाओगे। उसके बाद जो मेन नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे, बाद में करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ बड़ी। जो हमारी 9.1 एक्सरसाइज है इसके अंदर सिर्फ 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आप देखो इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए हुए। जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, और ये टॉपिक्स भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैंने कहा था आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ठीक है। तो 9.1 में हमारी यही कंसेप्ट थे। आगे जो है वो है हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके जो एग्जाम्पल है ना, इसको मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत बार आया हुआ है वो एग्जाम्पल, देखो उसका भी फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें आपकी बीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो 9.2 तक ही आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा अगर आप 9.2 तक कर लेते हैं, तो लैप्लिक इक्वेशन करने की नीड नहीं है। इसके जो एग्जांपल्स हैं देखो ये भी काफ़ी बार आए हुए हैं, तो हीट इक्वेशन से ज़रूर मतलब एग्जांपल्स आती ही हैं, तो मैं आपको हीट इक्वेशन करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। हम 9.2 तक ही करेंगे। और ये हमारा पीडी का लास्ट चैप्टर चल रहा है, आपको पता ही है सबको, हमने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया था पीडी का, सिर्फ यही चैप्टर रह गया था। इसके अलावा पीडी में कोई डाउट हो, पहले वाला, अब वाला, ये वाला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाद में मैं आपका डाउट नहीं ले पाऊँगी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो मैं आपका डाउट ले पाऊँगी, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।